ये देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 5 की इलस्ट्रेशन मैंने ओपन करी है। इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज जो भी आप कहते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और करेक्ट इनकरेक्ट है वो तो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिल जाएंगे और वहां पर आप अपनी टेस्ट और नॉलेज जरूर करना, टेस्ट जरूर देना। फिलहाल हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रॉड, प्रोवाइड इट्स मीनिंग एज गिवन। कहां पर गिवन है? अंडर एसए 240, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 240। फ्रॉड क्या होता है दोस्तों? इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट को फ्रॉड बोलते हैं। कौन कर सकते हैं? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, एम्प्लॉइज, अदर पार्टीज, थर्ड पार्टीज। इसमें जो है डिसेप्शन किया जाता है, यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट एडवांटेज। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ब्रीफली एक्सप्लेन, पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन सेल्फ रिवीलिंग एरर्स विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशन। तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है सेल्फ रिवीलिंग एरर्स के बारे में, बट यहां क्वेश्चन में दे रखा है। ये ऐसे एरर्स होते हैं दोस्तों जो ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं। रिकंसिलिएशन कर रहा है तो पता लग जाएगा कि हाँ ये इससे मैच नहीं करता, किस कारण की वजह से नहीं करता, वो सामने आ जाएंगी चीजें। तो ये एरर्स होते हैं जो पकड़ में अपने आप आ सकते हैं, इन्हें सेल्फ रिवीलिंग एरर्स बोलते हैं। और इसके बारे में और अधिक जानकारी यहां पर लेंगे हम इस आंसर के माध्यम से। मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूं यहां पर जो एक्सरसाइज गिवन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स लिखे हुए हैं जिसका वर्णन पहले नहीं किया हुआ है, जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, सिर्फ आंसर में ही पढ़ेंगे। तो आपको ये इलस्ट्रेशन तो करनी ही करनी है, जो आईसीए की इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है वो तो करनी ही करनी है, चाहे आप सिर्फ जुगाड़ वाला जो लिखा हुआ है हमने कंटेंट उतना कर लें और साथ में पीछे जो लिखा हुआ है वो कर लेते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, टिक मार्क जो भी है सब कुछ ये सब कर लेते हैं तो पास होना आपका तय है। अब सेल्फ रिवीलिंग एरर्स के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर सच एरर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ विच बिकम्स अपरेंट इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जब बनाने लगते हैं तभी ये एरर सामने आ जाते हैं। अ फ्यू इलस्ट्रेशंस आर गिवन बिलो। ओमिशन टू पोस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नल एंट्री टू द लेजर। वैसे तो आजकल जो सॉफ्टवेयर में होता है उसमें पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपए की एक जगह पर एंट्री डाली है तो उसका जो दूसरा इंपैक्ट जाएगा, चाहे एक लेजर में या कई लेजर में, उन सबका टोटल भी 10,000 होगा तभी वो एंट्री डलेगी। बट अगर आप मैनुअल बात करें तो आपने जनरल एंट्री डाली है बट उसको लेजर में जो पोस्ट किया वो एक लेजर में पोस्ट कर दिया, दूसरे में पोस्ट नहीं किया, तो एरर आ जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो मिसमैच आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट से मैच नहीं करेगा। वहां पर हमें पता लग जाएगा कहाँ दिक्कत है। जैसे ट्रायल बैलेंस इज थ्रोन आउट ऑफ एग्रीमेंट, हाँ ट्रायल बैलेंस में एरर आ जाएगा ना, आपने एक जगह डेबिट कर दिया दूसरी जगह क्रेडिट किया नहीं, लेजर में इंपैक्ट आया नहीं, तो वहां पर एरर सामने आ जाते हैं। फिलहाल ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर से सब कुछ होता है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ परचेज रजिस्टर, अगेन ये एरर जो है करीब करीब मिट ही चुका है क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, मैनुअल में दिक्कत होती थी। ये कहते हैं कंट्रोल अकाउंट सच एज सन्ड्री ट्रेड पेबल अकाउंट बैलेंसेज एंड द एग्रीगेट ऑफ द बैलेंसेज इन द पर्सनल लेजर विल डिसएग्री। अगर आप परचेज रजिस्टर में जो टोटल आ रहा है उसे ठीक से एंट्रियां नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। परचेज रजिस्टर की टोटलिंग ठीक से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर शो हो जाएगा। अ फेलियर टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक अमाउंट्स पेड इनटू और विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये हो सकता है। तो ये तो बैंक रिकंसिलिएशन से पता लगेगी। अगर मैं बताऊं कि इन तीनों एग्जाम्पल में काम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पॉइंट नंबर 3 है जो आज के टाइम में भी हो सकता है कि आपने बैंक में चेक डाल दिया बट उसकी एंट्री आपने अपने बैंक अकाउंट में नहीं करी, मतलब जो कह सकते हैं कि जो आपने बैंक का लेजर बनाया है उसमें नहीं करी है। अ फेलियर टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक अमाउंट्स पेड इनटू और विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने बैंक से एटीएम से विड्रॉवल किया तो विड्रॉवल करने के बाद आपने बैंक से तो दिखा दिया, मतलब बैंक में तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया, पर उसकी एंट्री रिकॉर्ड करी नहीं। तो जब आप साल के एंड में, पीरियड के एंड में मैच करेंगे अपना बैंक का जो बैलेंस है और जो आपका यहां पर बैलेंस आ रहा है तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे, और डिफरेंसेस आएंगे तो पता लग जाएगा ये अमाउंट विड्रॉ करी थी इसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है,
एंट्री पास करेंगे ना सर आप, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो एंट्री ही पास नहीं करी है। बट जब आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट या बैंक का बैलेंस आएगा बैंक की तरफ से, तो वहां पर और जो आपने बैलेंस अपना बैंक में लिखा हुआ है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है, उनमें मिसमैच हो जाएगा, जिसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक एरर है। अ मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्स इन दी अकाउंट ऑफ वाई, हाँ ये आज के टाइम में भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टीज विल रिवील दी मिस्टेक। जी हाँ, एक डेटर है आपके या एक क्रेडिटर है, कैसे भी आप ले लीजिए, रिसीव्ड लिखा है तो डेटर मान लेता हूं। अब आपको एक्स से अमाउंट मिली और आपने वाई के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया। एक्स भी डेटर है, वाई भी डेटर है। डेटर है मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है। आप जब पैसे मिलेंगे उनसे, आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो आपने एक्स की जगह वाई को क्रेडिट कर दिया। अब होता क्या है, ये जो पार्टीज होती है इनसे एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर पार्टी की मिलती है, बनती है, यानी वो पार्टी भेजती है कि हमारा ये बैलेंस हमें देना बाकी है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। और आप खुद भी एक एक पार्टी का बनाएंगे। जो भी अकाउंटिंग टीम होगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, वो जरूर साल के एंड में, पीरियड के एंड में देखेंगे इस पार्टी का जो ये ड्यू है, ये कौन कौन से इनवॉइसेस का ड्यू है। तो तब पता लग जाएगा, अरे ये क्या, वाई से तो हमें ज्यादा पैसे लेने चाहिए, ये कम कैसे आ रहा है अपने। अच्छा, जो एक्स ने पैसे दिए थे वो वाई के अकाउंट में डाल दिए, चलो करेक्टिव एंट्री डाल लेते हैं। तो ये सब जो हम डिटेल्स वगैरह बनाते हैं, उन डिटेल से जब हम अकाउंट को मैच करेंगे, लेजर को मैच करेंगे और डिफरेंसेस आएंगे तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे आपके सेल्फ रिवीलिंग एरर्स होते हैं, जिसमें पहले दो का कुछ ज्यादा रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि आजकल सिस्टम से होता है, बट बाकी दो का रिलेवेंस है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट सर्टेन अपरेंट एरर्स बैलेंस almost automatically by double entry accounting procedure and by following the practices that lie with the accounting system, but not being generally considered to be part of it, like bank reconciliation, sending monthly statements or account for confirmation। ठीक है, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं इसमें। दो एग्जांपल आप याद रख लीजिए, पॉइंट नंबर 3, 4 का। और पहला वाला तो कॉमन सेंस है, आपने जर्नल एंट्री ठीक से रिकॉर्ड करी बट लेजर में पोस्ट नहीं किया, जो कि मैनुअली में होता था। अब होना नहीं चाहिए, फिर भी आप रटने के लिए रट सकते हो। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देयर आर मेनी वेज फॉर कैश डिफेल्केशन, वन ऑफ विच इज बाय सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट्स। लिस्ट आउट फ्यू टेक्निक्स हाउ द रिसिप्ट्स आर सप्रेस्ड। यार ये तो हम कर चुके हैं ना, रिसिप्ट को सप्रेस कैसे करेंगे। रिसिप्ट मतलब मिल रही है, आपने अपने पर्सनल अकाउंट में चेक डाल दिया, और हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। ये आपका ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन, जो हमने डिस्कस किया उसी में से लिखना है। Fraud risk factors are the events or conditions that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud. Further, the nature of the industry or the entity's operation also provides opportunities to engage in fraudulent financial reporting. List out some of the cases from where these opportunities may arise. यार ये भी आपको पता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो हमने अपॉर्चुनिटीज वाला पढ़ा था, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, कि कौन कौन सी चीजों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिस वजह से मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे, तो वो सारी बातें आप लिख सकते हो। यू नोटिस अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट, कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाउ वुड यू डील। भाई पहले देख लो जो आपका लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपको परमिशन देती है नहीं देती ऑडिट छोड़ने का। अगर देती है ऑडिट छोड़ने का परमिशन तो बहुत अच्छी बात है, आप कंसीडर करिए कि आपको वास्तव में ऑडिट छोड़ देना चाहिए कि इतनी जगह पर फैली हुई है। परवेसिव का मतलब बता रहा हूं आपको मैं, परवेसिव का मतलब फ्रॉड फैला हुआ है हर जगह पे। एक होता है सेंट्रिक, एक जगह पर फैला हुआ है, एक होता है परवेसिव, हर जगह फैला हुआ है। तो अगर फ्रॉड परवेसिव है, परवेसिव इन नेचर, हर जगह फैला हुआ है, तो उस केस में आपको लगता है क्या ही मैं ऑडिट करूं, हर जगह पे दिक्कतें मिल रही है, तो उस केस में आप छोड़ने का मन बना लेते हैं इस ऑडिट को। और अगर लीगल जो रेगुलेशंस हैं वो आपको परमिशन देती है तो आप कंसीडर कर लीजिए छोड़ने का। और पहले मैनेजमेंट TCWG को बता दीजिए कि मैं ऑडिट छोड़ रहा हूं और इन कारणों की वजह से छोड़ना चाहता हूं। और दूसरा आप ये देख लीजिए जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है, क्या उनको बताने की भी आपकी जिम्मेदारी है, और अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है क्या उसकी जिम्मेदारी है, अगर है तो उन्हें बता दीजिए कि आप ऑडिट छोड़ रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और किस कारण की वजह से कर रहे हैं। यह बात आपको लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना।
Fraud can be committed by management overriding controls using such techniques as engaging in complex transactions that are structured to misrepresent the financial position or financial performance of the entity. In view of the above mentioned circumstances of management fraud, explain briefly duties and responsibilities of an auditor in case of material misstatement resulting from such management fraud. ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऐसे 240 बताता है ऑडिटर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इतनी बार पढ़ा है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, बता दीजिए वहां पे. देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ये देखिए. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सारी वही बातें यार दोबारा लिखी है. अब क्या बताएं इसमें? रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड. सारी चीज हमने डिस्कस करी है. वही वाला पैराग्राफ लिख देना जो जुगाड़ में हमने पढ़ा है, सारी बातें लिख देना. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इंटेलिजेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर इंटेलेक्चुअल. ये इंटेलिजेंट है, वो इंटेलेक्चुअल है. ऑन 15 मार्च 2017. आप 2019 2020 ले लेना अपने ईयर के हिसाब से, 2021 ले लेना. वेयर बाय इट एग्रीड टू पे हिम 2 लाख per month as retainership fee for consultation in IT department. However, no amount was actually paid and 24 lakhs was provided in the statement of profit and loss for the year ending March 17. Management of the company uttered that need-based consultation was obtained throughout the year. However, on investigation, no documentary or other evidence of receipt of such services was found. As the auditor of Innocent Limited है, इंटेलिजेंट है इनोसेंट है? इंटेलिजेंट होना चाहिए ना. इनोसेंट लिमिटेड आ गया. अब ये बेचारा कह रहा है फ्रॉड करके इनोसेंट लिमिटेड बन गया. आपको पता है जो आईसीआई का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, रागा लिमिटेड नमो लिमिटेड का क्वेश्चन आया था. नमो लिमिटेड एक्वायर्ड रागा लिमिटेड. बड़े रियलिस्टिक क्वेश्चन देते हैं. वुड योर अप्रोच बी डिफरेंट इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 1 करोड़ और अबव? रुक जाइए, पहले शांति से इसको समझ लेते हैं. ये कंपनी है इंटेलिजेंट लिमिटेड. इसने एक एग्रीमेंट एंटर किया है इंटेलेक्चुअल के साथ 15 मार्च 17 को, जहां पर उन्होंने एग्री किया कि वो 2 लाख रुपए पर मंथ देंगे रिटेनरशिप फी. रिटेनरशिप फी क्या होती है? कि जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं रिटेन करने के लिए, कि हमारी जब ज़रूरत आएगी तो आप रेडी रहेंगे मदद करने के लिए, और उसे पैसे देने थे. हाइवर एक्चुअली में कुछ पे किया नहीं और 24 लाख जो है उसे एक्सपेंस में डाल दिया पीएनएल में. ओहो, मतलब फर्जी एग्रीमेंट दिखा दिया कि हमने तो इतना पे किया है मिस्टर इंटेलेक्चुअल को, अब पैसे कंपनी से निकाल लेंगे, मिस्टर इंटेलेक्चुअल को पे करेंगे नहीं. तो क्या कोई घपला है, फ्रॉड है, क्या चक्कर है? आप समझ गए? एग्रीमेंट है नहीं, कुछ है नहीं, दिक्कत है यहां. तो ऑडिटर क्या करेगा? देखिए 24 लाख तक फ्रॉड जो है वो तो मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी को बता ही देगा, और कंफर्म्ड है अगर तो कारों में भी बताना चाहिए. 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा. जो फ्रॉड है वो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करके कर सकती है, और मंथ एंड पर, ईयर एंड पर फिक्टिशियस एंट्रीज पास करके तो फ्रॉड बहुत होता है ये वाला. ऐसी एंट्रीज तो मैंने भी देखी है जो हमने आईटी कंसल्टेंसी के लिए पेमेंट करी है, पर एक्चुअली में हो सकता है कोई सर्विसेज ना ली हो और सिर्फ एक्सपेंसेस बुक करने के लिए बोगस जनरल एंट्री डाली हो. तो उस केस में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इंटेलेक्चुअल, और वहां पर उन्होंने 24 लाख रुपए अपने पीएनएल में डाले हैं, बट इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला है. It is clear that the company has passed fictitious journal entry near year end to manipulate the operating results. अब क्या करें सर? अब क्या करें? So accordingly, auditor would adopt the approach which will be based on the result of misstatement on the basis of such a fictitious journal entry. समझ रहे हैं आप? That is, if as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into the question auditor's ability to continue performing the audit. The auditor shall determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons
who made the audit appointment, or in some cases to regulatory authorities, or the auditor may consider for appropriateness of withdrawal from such engagement where withdrawal from engagement is legally permitted. देखिए बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ लिखी है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये लिखेंगे कि ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिलता है तो वो ये देखेगा कि क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे रिपोर्ट करूं। ऐसे जो होता है, देखिए वो तो कंपनीज एक्ट आपको बताता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना है कारों की रिपोर्ट करनी है, तो कंपनीज एक्ट बताता है, ऐसे तो नहीं बताता वो। अगर मैं ऐसे की बात करूं तो ऐसे में तो यही बात लिखी है कि अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की, जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उन्हें बताने की आवश्यकता है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो ऑडिटर देखेगा और उसके हिसाब से उन्हें रिपोर्ट करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा और लॉ परमिट करती है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। ये ऑडिटर के पास एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेफगार्ड्स हैं कि ऑडिटर क्या करेगा, ये सब कर सकता है ऑडिटर। इन एडिशन अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है वो नीचे लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर सेक्शन 143(12) के हिसाब से इफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी in course of performance of his duties as auditor has a reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by its officer or employees, he shall immediately report the matter to the audit committee within 2 days of his knowledge, as amount involved is less than 1 crore, and after following the prescribed procedure such as reporting on nature of fraud, approximate amount and parties involved. ये सब काम करेगा। सेक्शन 143(12) ये भी बोलता है कि बोर्ड रिपोर्ट में भी ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और बोर्ड रिपोर्ट में भी क्या रिपोर्ट करेंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया और रेमेडियल एक्शन लिया तो रेमेडियल एक्शन बताएंगे। साथ ही में अगर रिपोर्ट जो है सस्पेक्टेड नहीं था, एक्चुअल था, तो उस केस में कारों में भी रिपोर्ट करी जा सकती है। ठीक है ना। अगर ये फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का होगा जैसा क्वेश्चन में लिखा है, तो उस केस में फिर हम 2 दिन में पहले तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि 45 डेज में अपना जवाब दीजिए। 45 डेज में जवाब आ जाएगा तो जवाब आने के 15 दिन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिख देंगे, और अगर नहीं आएगा तो जो हमारी रिपोर्ट है हम वो भेज देंगे। ADT 4 फॉर्म का हम यूज करेंगे और अपने लेटर हेड पर भेजेंगे, जिसको साइन करेंगे, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेंबरशिप नंबर सब कुछ लिखेंगे और ऐसे काम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियरली बताता है कि 24 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ ही हुआ है, क्योंकि जब एक्चुअली में सर्विसेज नहीं मिली और उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो उस केस में ये फ्रॉड हो सकता है। तो ऑडिटर क्या करेगा इन सिनेरियो में, वो सारी बातें आपको लिखकर आनी पड़ेगी। ठीक है ना। ठीक है। फ्रॉड मिला है तो क्या करेगा, बताएगा शेयर होल्डर्स को फ्रॉड मिला है। फ्रॉड है तो क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन नहीं देगा। राइट। अगर मैनेजमेंट उस फ्रॉड को डिस्क्लोज कर लेती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो ठीक है, अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर्स को पता लग ही जाना है कि फ्रॉड किया है, और मैनेजमेंट नहीं डिस्क्लोज कर रही है तो उस केस में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा, और यदि उसे लगता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है एंगेजमेंट तो वो हट भी सकता है, और साथ में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो देखेगा कि मुझे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, या 1 करोड़ उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। अगर एक्चुअली में फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी के एम्प्लॉई या ऑफिसर ने किया है तो कारों में मुझे रिपोर्ट करना है। वो सारी चीजें ऑडिटर को देखनी पड़ती है। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चन का मतलब है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही आपको यहाँ पर दे रखा है। इसलिए आप जो जुगाड़ दिया है, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उसे कॉपी में लिखेंगे, जो पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे, पहले नोट्स रिवाइज कर लिए, वीडियो देख लिया, फिर पीछे के क्वेश्चन देख लिए, इलस्ट्रेशंस देख ली, दैट्स इट। इतना करेंगे तो पास होना तय है। और कुछ मैंने जैसे बताया एडिशनल शीट लगाकर कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर आप लिखते हैं, जो भी हमने डिस्कशन किया है, जो भी स्टडी मटेरियल में पढ़ा है और आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे लिख लेना चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इससे आपके 100-150 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे ऑडिट के पूरे। यही था आज के वीडियो में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों आज मेरे साथ हैं टॉप 10 CA फर्म में से किसी एक फर्म के पार्टनर मौजूद हैं यहाँ पर बात करने के लिए, एक इनफॉर्मल चैट के लिए, जिसमें हम उनसे जानेंगे कि जो हमने एसेस पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं।
मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, ना ही मैं फर्म का नाम डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, बट आप समझ जाइए कि टॉप 10 सीए फर्म में से ही वो किसी फर्म के पार्टनर हैं और हम उनसे ये सारी बातें करेंगे आगे। तो जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स वो सुन सकते हैं, और जिन्हें सिर्फ अपना पढ़ाई करना है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सीखनी, वो वीडियो ऑफ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे 200, 210, 220, 230 और 240 करवाया है, जिसमें हमारा लेटेस्ट अभी ऐसे 240 हुआ है, और उसमें हमने फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन था कि जब सीनियर लेवल पर हम देखते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं, तो कितने ऐसे हमें फ्रॉड मिलते हैं जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि जो 1 करोड़ या उससे ऊपर के फ्रॉड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ढूंढता है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली कभी हुआ है आपके साथ, आपने देखा है? To answer your question, practically with me, definitely no, because we are very busy in client acceptance procedure. But yes, this depend on the industry in which the client operates. So there could be situation where client would be having some issues. Now, if these are management level issues where the management is indulging into fraud, 95% of the chances are there that auditor will not be able to detect them, because the audit procedures which are generally planned would be insufficient to detect those kind of fraud. But yes, if these are like the junior level employees or mid level employees, where they are overlapping the policies and procedures of the company and misusing their authorities or misusing their facilities, those things can be detected during the course of audit, and which could come to the light of the auditors. But yes, those would not be a conclusive evidence to start with. It will be only an indicator which the auditor would raise with the management, and then management will have to further investigate the situation and identify the facts, and then come to a conclusion whether the fraud has been there, and if there are any fraud, what type of loss the company has incurred, and then take necessary action. Okay, so to conclude, आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लेवल वाले फ्रॉड्स हैं, उन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे प्रैक्टिकली केसेस हमें नहीं मिलते हैं। हावेवर जो 1 करोड़ से नीचे के फ्रॉड हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जनरली पकड़ लेता है, ऐसे कभी कभी पकड़ लेता है, जो एम्प्लॉइज ने किए होते हैं, और मैनेजमेंट को जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हम फुलफिल करते हैं सर। Yes, and it's not value driven. So what I am trying to say is, it depends on the level of management involved in the activity. So value could be different. If it's a large company, the value could definitely go up. But if it is confirmed, then only the auditor will be able to report to the central government. Okay, unless and until it is confirmed. But there is one clause where it is written that if auditor has a reason to believe that a fraud has been committed by the employee or management against the company, so even if he has a reason to believe, he should report if the amount involved is 1 crore or above. Right, but then the question is, there has to be a fraud. Reason to believe that fraud is there. So fraud has to be confirmed. So that's where the practical challenge comes. So normal audit procedures, those things are hard to find, hard to detect, unless now with the vigilance and the aggression which is there in the industry about the auditing requirements. Most of the larger firms or the good firms basically are extending their audit procedures to investigate transactions which in normal audit they would otherwise have not done. Okay, so that means the challenge is, if auditor has suspected a fraud and the amount involved might be greater than 1 crore, as we have seen in case of Deloitte and ILNFS case. So in those reasons, the major question is whether to report or not, because it's not confirmed. It's not confirmed. Right. Okay. And one thing you just said in the start of this session, that you do not accept the clients जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होने की चांसेस रहते हैं, सो वो हमारा ऐसे 210 ले आता है हमें ऑडिट एंगेजमेंट पर। तो उसमें क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, मतलब कि जो हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था ऐसे 210 कि मैनेजमेंट को एग्री करना पड़ेगा, कुछ प्री कंडीशंस हैं ऑडिट की, और तभी हम असाइनमेंट को लेते हैं। क्या इसके साथ और भी कोई चीज होती है
जो हम क्लाइंट की पहले चेक Yes. करते हैं और उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करते हैं एंगेजमेंट? So any good firm has to comply with the standard and auditing, right? So as a part of those compliances, SQC1, राइट firm has to have established a procedure for client acceptance. राइट So when that procedure is to be done, it's basically looking into the management, their ethical practices, their accounting policies, unless it is a new client where it will be first year of operation. But then the management is there who is been doing the business or who will be engaged in the business. So what is their reputation as an individual, as a company, that is looked into. And also the industry in which they are operating. So if like, for example, certain firms do not have expertise in doing finances industry audit, basically NBFCs or maybe banks. So before accepting any client, they would have to look into their capabilities also, so whether they will be able to do justice to the audit. ओके 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 सो 210 हो गया, तो उसके साथ 220 जो क्वालिटी कंट्रोल ऐसे और SQC1 हो गया, सब एक साथ ही लगते हैं. And within this procedure for client acceptance, most of the firm would have like more than one partner there. Partner who is pitching for the client or who is signing the engagement, he would have to concur with either a senior partner or a managing partner before they go ahead with the client. So it's not a single person decision to take up the client. ओके इसका मतलब ये हो गया संक्षेप में अगर मैं बात करूं कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलता है 1 की फर्म की पॉलिसीज होनी चाहिए, और ऐसे 220 भी बोलता है एंगेजमेंट लेवल पार्टनर की जो ड्यूटीज लगाता है ऐसे 220, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली बड़ी फर्म्स में फॉलो की जाती है क्लाइंट एक्सेप्टेंस के टाइम, राइट? चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और ऐसे ही हमारे फ्यूचर सेशन में हम जरूर बुलाएंगे और भी ऑडिटर्स को बुलाएंगे जो कि अपने टेक अवेज देंगे उन पर्टिकुलर एसेस पर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच सर. बट एट लास्ट बस ये पूछना चाहते हैं हम कि एक आर्टिकल असिस्टेंट को क्या सीखना चाहिए प्रायर टू कमिंग इनटू ऑडिटिंग फील्ड? क्या उसे नॉलेज होनी चाहिए? So knowledge is basically the academic which you are studying, the compliance of the laws and regulations. That's the primary thing to start with. But then on the practical side, the person has to be ethical in practice. You need to understand the difference between ethical practice and the non-ethical practice. So sometimes if you go with the attitude of chalega in India or jugaad, that could be very dangerous for auditing. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. वैसे हम जुगाड़ तो करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, पर जुगाड़ हम पढ़ाई के लिए कराते हैं कि इतना ज़्यादा जो मटेरियल है वो याद नहीं हो सकता, इसके लिए हम हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जुगाड़ की फॉर्म में. बट हाँ, जब आप एक्चुअली में ऑडिट करने जाएंगे तो आपको जुगाड़ नहीं लगाना है, तब आपको एथिकली ऑनेस्टली सारे काम करने और अपनी टीम को बताना है अगर कुछ भी आपको एरर फ्रॉड वगैरह मिलता है, राइट? And that's the principle of audit. You verify. You just don't rely on the explanations which are given. You try to corroborate them with documentary evidence, whether visible and practical, and apply your professional approach to, yes, as a professional, whether you would accept the situation or not. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, राइट? Yes. क्वेश्चनिंग माइंड. चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Okay, thanks.